जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी और पानी का सैंपल कैसे लेते हैं। तो किसान साथियों, जब भी हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, सरसों, कणक वगैरह जो भी हम लगा रहे हैं या हम बागवानी कर रहे हैं, तो अगर उसका हम सैंपल ले लेते हैं तो हमें खाद की मात्रा कितनी है जो हमारी ज़मीन के अंदर, और हमें कितनी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ानी है और क्या क्या डालना है, वो पता करने के लिए मिट्टी और पानी का सैंपल लिया जाता है कि पानी कैसा है। पानी भी इसमें मेन होता है, क्योंकि हर बार हमें जो मिट्टी के लिए सहायक है वो पानी है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। मैं संजीव यादव, सहायक कृषि अधिकारी टप्पूगढ़ पद पर कार्यरत हूँ, और आज मैं अनिल जी के यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं सभी किसान भाइयों को मिट्टी के सैंपल लेने का एक तरीका बताता हूँ। खेत में अगर फसल की कटाई होगी तो उसके तुरंत बाद आप मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। सर, अब बताइए कि हम सैंपल क्यों ले आखिर? इससे ये है कि किसान भाई अंधाधुंध तरीके से जो उर्वरक है, खाद है, उनका प्रयोग खेतों में कर रहा है, तो अनावश्यक जो खाद उर्वरक हम खेतों में डालते हैं वो क्या है, मिट्टी पे धारित हो जाते हैं, वो फसलों को नहीं पहुंच पाते हैं, फसल नहीं ले सकती है। फसलों को जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी अच्छी पैदावार के लिए, उतना ही पोषक तत्व पौधा लेगा। अन्य जो शेष बचेगा उर्वरक, वो आपके खेत में डिपोजिशन हो जाएगा, जिसके कारण आपकी जो ज़मीन की तह है, जहाँ तक आपकी जुताई होती है, लगभग 9-10 इंच की गहराई तक अपन खेत की जुताई करते हैं, उससे नीचे ये जो घुल के और सीमेंटीकरण परत बना लेते हैं, हार्ड पैन बन जाती है खेत में, जिसके कारण खेत के जो पानी के अवशोषित करने की जो क्षमता है, पर्कुलेट करने की जो क्षमता है, वो अवरुद्ध हो जाती है, जिससे खेत का पानी बारिश के दिनों में सी ऑफ होकर खेत से बाहर निकल जाता है, और उसमें जो खेत के पोषक तत्व हैं वो भी उस पानी के साथ घुलकर खेत से बाहर चले जाते हैं। दूसरा, अगर इनको देखा जाए, अगर ये पोषक तत्व जो आपने उर्वरक दिया है वो अनावश्यक दिया है, उसमें किसान भाइयों की लागत भी फसल में बढ़ जाती है अनावश्यक उपयोग से, और वो जो उर्वरक है वो खेत में ही डिपोजिट हो जाते हैं और वो पौधे कभी भी उसको नहीं ले पाते। एक्चुअली क्या है, किसान भाई आजकल कंपोस्ट खादों का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खादों का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है, जो इनको जो फिक्स हो जाते हैं, जो उर्वरक, उनको घोल के पौधों को घुलनशील अवस्था में जो उपलब्ध कराते हैं, उन जीवों की संख्या भी बहुत, सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत न्यून हो चुकी है। तो इसलिए किसान भाई उर्वरकों के साथ साथ कार्बनिक खादों का भी विशेष प्रयोग करना चाहिए फसलों। हाँ, सैंपल लेने का तरीका, जैसे मान लो खेत आपका चौरस है, चौकोर आयताकार आपका खेत है, या वर्गाकार आपका खेत है, या कोई जिगजैग तरीके से आपका किसी प्रकार का खेत है, तो मान लो 2 बीघे का आपका खेत है, उसमें 8-10 जगह से आपको मिट्टी का नमूना लेना है। लगभग 200 ग्राम एक नमूने में, लगभग 200-250 ग्राम आपको मिट्टी लेनी है, और वो मिट्टी लेने का तरीका हम आपको बताते हैं कैसे लेना है। मिट्टी लेने का, अगर आप बागवानी करते हैं तो इसमें 2 नमूने लिए जाते हैं एक ही खेत के, और अगर आप फसल लगाते हैं तो उसके लिए आपको एक ही मिट्टी का नमूना लेने की आवश्यकता होगी। सर, इसमें दोनों में एक पहला तरीका फसल का बता दें, फिर उसके बाद बागवानी का। पहले तरीके में अपने को 0 से ऊपर सरफेस से, फसल खेत की सतह से, और 9 इंच की गहराई तक का नमूना लेना होता है। और जो बागवानी अपने को करनी है उसमें 2 नमूने लेने होते हैं, एक तो 0 से 9 इंच की गहराई तक, और एक 9 इंच से लेकर 18 इंच की गहराई तक के 2 नमूने अलग अलग लेने होते हैं। ये 9 इंच हो गया सर? अपन देख लेंगे। अच्छा, एक ग्राम हो गया तो 9 इंच की गहराई आपकी होगी। अच्छा, अब इसका कैसे लेना है? हमने यहाँ से ऊपरी सतह से इस मिट्टी को ऐसे खुरचा है, इस मिट्टी को हम निकाल के, ये जो हमने मिट्टी ली है इसको, यानी कि ऊपर से कुरसते हुए जाना है। हाँ, ऊपर से लेते हुए नीचे की तरफ एक साथ चलना है। अच्छा। और उस मिट्टी को अपने को इस तसले में इकट्ठा कर लेना है। हाँ हाँ, ऐसे अपन खेत में 8-10 जगह से इस प्रकार नमूना ले लेंगे, जिग-जैग तरीके से। अच्छा, ये सब्जियों के लिए है? हाँ, सब्जियों के लिए, फसलों के लिए। हाँ, सब्जियों के लिए और फसल के लिए, जो ऊपर उनकी 8-9 इंच तक की जड़ें जाती है। जड़ें जो है वो लगभग 9 इंच की गहराई तक ही जाती है। अच्छा। फसलों की। हाँ हाँ, 9 इंच से नीचे हार्ड पैन आ जाता है लगभग। ठीक है। अपनी जो जुताई है खेत की हम करते हैं कल्टीवेटर से, रोटावेटर से या प्लाऊ से, तो वो लगभग 9 इंच की गहराई तक ही जाता है। अच्छा। आजकल जो डग फुट प्लाऊ आ रहा है वो 9 इंच से ज्यादा गहराई तक, 1-1.25 फुट की गहराई तक की जुताई करता है। और अब बागवानी का सर?
बागवानी का जैसे हमने ये 0 से 9 इंच का ये सैंपल ले लिया, और इससे फिर नीचे अपने को 9 इंच से और 18 इंच की गहराई तक। अच्छा, यानी कि एक सैंपल तो ये आ जाएगा 0 से 9 इंच का, और इसी में हमने एक सैंपल और लें। अच्छा, और ये कितने ले सर? ये कितने सैंपल ले एक खेत के अंदर? अगर 2 एकड़ का या 1 एकड़ का है तो चौकोर खेत? 1 एकड़ का खेत है तो उसमें 4-5 जगह से अपना सैंपल लेना है। 4-5। अच्छा, लंबा ले रहा हूँ किरण इसको। अगर नमूना लेने में आपको खुदाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जो पाइप होती है लोहे की, आप कोई पाइप ले लें और उस पाइप के 9 इंच का निशान लगा दें, एक 18 इंच का निशान लगा दें। उस पाइप को आप ऊपर से ठोकें हथौड़ी से, और जब वो 9 इंच की गहराई तक जमीन में चल जाए तो वो ऐसे के ऐसे निकाल के और उस मिट्टी को आप निकाल दें। ठीक है। फिर उसमें जो 18 इंच का निशान है उसी ढाई डालें उसी पाइप को, और 18 इंच की गहराई तक उस पाइप को ठोकें। ठीक है। 9 इंच से लेके और वो 18 इंच की सैंपल आ जाएगी, अलग हो गया। वो बिल्कुल सिंपल है, वो बिल्कुल सिंपल नमूना लेने की विधि है। तो इस तरीके से आप खेत में 8-10 जगह से आसानी से किसान ले सकता है। अच्छा, खुदाई करने की भी जरूरत नहीं है? खुदाई करने की जरूरत नहीं, और एकदम बिल्कुल सैंपल ऊपर से नीचे तक की तह एक सारा है। एक फसला अलग है सर इसी में? इसमें अलग। अच्छा, ये सैंपल अलग होगा। जैसे हमने पूर्व में वो नमूना लिया था वो 0 से 9 इंच की गहराई तक का लिया था। अच्छा, अब हम इसमें बागवानी के लिए दूसरा जो नमूना लेंगे वो 9 से 18 इंच की गहराई तक का लेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ से ये बिल्कुल इकसार कर लिया, यहाँ से 9 इंच है और यहाँ से नीचे हमने बिल्कुल इस मिट्टी को हटा दिया है। ठीक है, इकसार हो गए। अब हम यहाँ से इस मिट्टी को कुचलेंगे। अच्छा, इस मिट्टी को ऐसे निकाल देंगे। ठीक है। ऐसे लगभग हमें 250 ग्राम मिट्टी ले लेंगे। तो ये 9 से 18 इंच की गहराई का सैंपल हो गया है। हाँ। इस प्रकार खेत में 8-10 जगह से, जैसा खेत की साइज है, तो 1 एकड़ के खेत में 5-6 जगह से अपन सैंपल ले लेने हैं। अच्छा, और 1 हेक्टेयर के खेत है तो उसका अपन पार्टीशन कर ले 2-2 बीघे के। अच्छा, 0.5 हेक्टेयर का 0.5 हेक्टेयर का, और उसमें लगभग 15-20 जगह से 1 हेक्टेयर के खेत में सैंपल हो जाएगा। तो इसमें जहाँ पानी अगर बरसात में रुक रहा है या वो बावड़ी टाइप का बन गया है नीचे है, तो वहाँ से भी सैंपल नहीं लेना? नहीं, वहाँ से सैंपल नहीं लेना। अगर मान लो खेत के किसी एक भाग में कोने में जाके बरसात का पानी इकट्ठा होता है या बरसात का पानी रुका हुआ है, तो उस खेत के जो वॉश आउट है वो उस पानी के साथ वहाँ डिपोजिट हो जाएगा। अच्छा, तो वहाँ की सोइल फर्टाइल है, काफी उर्वर हो जाती है। तो इस जगह जहाँ से मिट्टी का कटाव हो गया है, बरसात के पानी का अगर मिट्टी का कटाव हो गया, उस जगह से भी आपको नमूना किसान भाइयों को नहीं लेना है। तो ये जो अभी बागवानी के लिए 2 सैंपल लिए, एक तो 0 से 9 इंच और 9 इंच से और 18 इंच तक, तो इन दोनों को मिक्स करना है या अलग अलग? नहीं, दोनों सैंपलों को अलग अलग ही जांच करानी। अच्छा, अलग अलग ही जांच करानी। और इसमें जांच में क्या क्या आता है रिपोर्ट के अंदर? जांच में आपके सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, और सूक्ष्म तत्व आ जाएंगे। अच्छा, तो मान लो आपके खेत में वर्तमान में जो मिट्टी है उसकी उपलब्धता कितनी है, उसमें नाइट्रोजन कितना % है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, सूक्ष्म तत्वों का स्तर क्या है, और उसमें कार्बनिक खाद की मात्रा कितने % है, कार्बनिक पदार्थ कितने हैं खेत में, ये आपकी विश्लेषण रिपोर्ट में ये किसान भाइयों को आ जाएगी। दूसरा इसमें ये है, मृदा नमूने में आपको फसलें लगानी है तो आप 6 फसल की जानकारी ले सकते हो। तो 6 फसल का आपको विवरण देना पड़ेगा। मैं आगामी इस खेत में ये फसलें लगाऊंगा, तो उन 6 फसलों के लिए आपको उर्वरक का जो पोषक स्तर है वो तो आपका विश्लेषण रिपोर्ट में आ जाएगा, और उस फसल में आपको कितना उर्वरक डालना है जो आपकी बेहतर पैदावार हो सके, जो आपके खेत में अनावश्यक जमाव भी नहीं हो और आपकी फसलों को प्रॉपर मिल जाए। और दूसरा ये है कि ये कितने मायने रखता है, या किसान को ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, या वो अंदाजे से पहले से फसल बो रहा है, क्या वो उसी के अनुसार चलता रहे कि ये रिपोर्ट कराए? देखो किसान, और क्या चार्ज लगता है इसका? सभी किसान भाइयों को मेरा ये अनुरोध है कि अपने हर खसरे की मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर साल जरूर बनवाना चाहिए। उससे ये है कि आपकी खेत की उर्वरा शक्ति का आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा खेत की उर्वरा शक्ति का स्तर क्या है। दूसरा, मेरे को जो फसल लगानी है, हर किसान ये चाहता है कि मेरी आमद बढ़ोतरी हो,
तो आमद बढ़ोतरी होने के लिए सबसे पहले उस ज़मीन को जो पौधे को पाल रही है वो उस खेत की मिट्टी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो खेत में फसलें भी स्वस्थ ही होगी, जिसमें रोग का भी प्रकोप कम होगा, कीटों का भी प्रकोप कम होगा अगर फसलें स्वस्थ होगी तो। अगर मान लो खेत की उर्वरा शक्ति का स्तर आपका न्यून है तो फसलें भी स्वतः स्वाभाविक सी बात है कि फसलों का पैदावार में फर्क पड़ेगा। अच्छा, उसमें रोग ये कीटों का प्रकोप भी बढ़ेगा। ये इसमें होता है ना, जैसे आपने बताया कि भाई कार्बनिक पदार्थ कम हो रहा है, ये क्या होता है, कितना होना चाहिए एक नॉर्मल फसल के लिए या खेत के लिए? देखो, कार्बनिक पदार्थ की जो स्तर है खेत में मिनिमम 0.5% होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ जो फसल के जो अवशेष हैं वो खेत में सड़े गले या गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नेटिव कंपोस्ट है, या खेत में जो भी फसलों के अवशेष है उसको कंपोस्ट करके हम खेत में सड़ा गला के जो डालते हैं वो कार्बनिक पदार्थ है। अच्छा। इनसे क्या है, जो खेत में मिट्टी में जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म जीव है जो आपकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं खेतों की फसलों की, तो उनको एक होस्ट चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, अगर खुराक उनको चाहिए, खाने के लिए खुराक चाहिए। तो अगर आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ नहीं है और किसान भाई जो अनावश्यक रूप से पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहा है अंधाधुंध तरीके से, तो उन सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। इसको बढ़ाने का कोई सरल तरीका? मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो फसल अवशेष अपन बेचते हैं, जैसे सरसों की तूड़ी बेचते हैं, वो तूड़ी ना बेचें, और जो कोई भी फसल अवशेष अपना बचा हुआ है उसको अनावश्यक ना बेचें, उसको जलाएं नहीं, उसको खेत में ही सड़ा गला के कंपोस्ट बना के खेतों में डालें। अच्छा। इसमें मिट्टी का जांच कराने का एक नमूने की जो फीस है वो 5 रुपये है। अगर कोई किसान भाई पानी का भी जांच कराना चाहे, अगर किसी के सैलाइन एल्कलाइन वाटर है, पानी ख़राब है, तो वो भी अगर पानी की भी जांच कराना चाहे तो वो उसका भी 5 रुपये फीस भारत सरकार की तरफ से। नमूना आप कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में आप जमा करा सकते हैं किसान भाई, और 5 रुपये की अपने वहाँ से रसीद ले सकते हैं। जैसे आपकी विश्लेषण रिपोर्ट 5-10 दिनों में आ जाएगी तो किसान भाइयों को दे दी जाएगी। कर दिया था। अब बताओ। इसके लिए किसान भाई अपना नाम, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जोत या खसरे का नाम और उसका विवरण पूरा दें। अब मैं किसान भाइयों को पानी का नमूना लेने की विधि बताता हूँ। तेज बोलो। सर्वप्रथम किसान भाई मोटर चला लें, या आपका जो ट्यूबवेल सोर्स है उसको आप चालू करें और लगभग 15 मिनट आप उस मोटर को चलने दें। फिर उसके बाद एक खाली बोतल लें जो पानी की है, उस खाली बोतल को 2 बार उसी मोटर के पानी से अपने को धोना है। लगभग हमने 15 मिनट इस मोटर को चलाया है और उसके बाद इस बोतल को 2 बार इसी मोटर के ट्यूबवेल के पानी से हमने इस बोतल को धोया है। उसके बाद हमने इसमें पानी भरा है। ये पानी आपका नमूने के लिए तैयार है। इसमें आप पहचान के लिए किसान का नाम, आपकी अगर मान लो काफ़ी ट्यूबवेल, कई ट्यूबवेल है किसान भाइयों की, तो उस ट्यूबवेल का अपना नाम, पहचान के लिए अपना नाम दे सकता है। इसको ढक्कन लगा के आप हमें कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करा दें। 5 रुपये पानी की जांच कराने की फीस है। सर, पानी का जांच आखिर क्यों कराया जाता है? पानी हर जगह एक सा नहीं होता है। कई जगह मान लो सैलाइन वाटर है, एल्कलाइन वाटर है, वहाँ की सोयल एल्कलाइन है या वाटर एल्कलाइन है, तो इसलिए किसान की फसल की जो पैदावार है उसमें प्रभाव पड़ता है। क्यों, सिंचाई जो अपन करते हैं फसलों की, अगर आपका पानी सैलाइन या एल्कलाइन है तो पौधे आपकी फसल का पोषक तत्व तो नहीं ले सकते, और पौधों को जीने के लिए पानी की, हम सभी जीवों के लिए पानी की बहुत परम आवश्यकता है। और जो पौधे होते हैं वो पोषक तत्व जो भी हैं वो लगभग पानी के साथ, जो पौधे जो पोषक तत्व पानी में घुलते हैं, घुल के ही पौधों को मिल पाते हैं। अगर मान लो आपका पानी सैलाइन या एल्कलाइन है, क्षारीय या लवणीय है, तो वो जो पोषक तत्व, काफ़ी पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो उसमें घुलनशील नहीं हो पाते, लवणीय क्षारीय। सर, सामान्य क्या होता है इसका पानी, कितने से कितना इसका? सामान्य तो pH 7 होता है। अच्छा। अगर 7 pH का पानी है तो वो सबसे शुद्ध है। अगर मान लो अगर पानी का pH 6.5 से लेके 6.5 से लेके और 7.5 तक भी होता है तो पानी फसलों के लिए उत्तम है।
और बागवानी में और लो और हाई कितना होना चाहिए, एक टॉलरेंस हो जिससे? देखो वो फसलवार अंतर होता है। जैसे मान लो धान की फसल है, उसको लो पीएच का अगर पानी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पोषक तत्व उसको मिल जाते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो अगर पानी अम्लीय होगा और अगर उसका पीएच न्यून होगा तो वो ज़्यादा मात्रा में पौधों को मिल पाता है वो पोषक तत्व, और कुछ पोषक तत्व उस अम्लीय पीएच पर पौधों को नहीं मिल पाता है। तो उससे क्या है, अगर उदासीन है, अगर पीएच 7 है तो पानी आपका उदासीन है, तो उस पर लगभग सभी पोषक तत्व समान स्तर पर पानी में घुलनशील हो जाते हैं, तो फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। सर बागवानी में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो हाई पीएच पे भी काम करती? आंवला है, हाँ। खजूर है, ये 2-4 फसलें, जामुन है। जामुन है। ये इनको कितने तक चल जाता है? देखो खजूर है, आंवला, ये 8.5 पीएच तक भी चल जाता है। अच्छा, यानी कि जहाँ पर अगर पीएच ज़्यादा है तो वो इन फसलों को अपना सकता है। बिल्कुल, ये किसान भाई अगर पीएच ज़्यादा है तो आप फसलों में कपास भी लगा सकते हैं, जौ की फसल भी आप किसान भाई लगा सकते हैं, सरसों भी लगा सकते हैं। ये कुछ फसलें ऐसी है, पालक की सब्जी खेती आप कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी है जो अधिक पीएच पर भी पैदावार दे देती है। अच्छा, किसान साथियों, जो भी डॉक्टर साहब ने जानकारी दी वो काफ़ी अहम थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।